नमस्कार। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और मेरे सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ आज मौजूद है। और आज हम बात करने वाले हैं उन मुस्लिम या अरब मुल्कों की जो एक साथ इकट्ठा हुए थे कतर के दोहा में, और वहां पर सब एक ही आवाज़ या एक सुर में अपनी बात रखते नजर आए। क्यों? क्योंकि इजराइल ने दोहा में अटैक किया और हमास के लीडर्स जो हैं उनको निशाना बनाया, लेकिन सब इस बात से बेहद नाराज हैं। ये इमरजेंसी समिट बुलाया गया था। अब यहाँ से क्या निकला है? दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि इजराइल में मार्को रूबियो पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आया है जो ये बताता है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं और कितने साथ में वो खड़े हुए हैं। और तीसरी तरफ यूएन की तरफ से ये मान लिया गया है कि इजराइल गजा में जो कर रहा है वो है जेनोसाइड, यानी कि नरसंहार। इन्हीं तीन मसलों पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोहा की बात करते हैं। सर, दोहा में 57 मुल्क, 60 मेरे ख्याल से मुल्क इकट्ठा हुए, सब ने वही बात बोली कि इजराइल जो है अब दादागिरी पर उतारू हो गया है। हाँ, ये बात पुनीत आपने सही फरमाया कि इज़राइल को लेके काफ़ी आलोचना की गई और दोहा में बेसिकली जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ थे ओआईसी के बगैर भी वो भी सब इसमें शामिल हुए। सब ने ये बात कही कि इज़राइल का जो वहाँ पर जेनोसाइड है गाज़ा में वो बंद होना चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी मुस्लिम कंट्री थे उन्होंने आवाज़ उठाई गाज़ा के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आता है वो इसके बिल्कुल उलट है। यानी कि अगर आप वो बयान देखेंगे तो वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है कि वो मार्को रूबियो का बयान है या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है या अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसकी थिंकिंग को दिखाता है। मार्को रूबियो ने कहा है उस बयान में कि गाज़ा को खाली करना होगा। ये उनका बयान बड़ी है। बात है ये। और अगर हमास कंट्रोल नहीं छोड़ता तो वो पूरा खाली करना होगा। ये एक बड़ी बात है। ऐसे वक्त में जब दोहा में तमाम जितने मुस्लिम मुल्क हैं उनके सरबराह जितने भी लीडर्स हैं वो सब इकट्ठा हुए थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक अजीबोगरीब बयान आया है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। दूसरा एक मुद्दा बहस का ये भी चला है कि जब इजराइल ने दोहा पर अटैक किया तो एक मीडिया में रिपोर्ट आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, सूत्रों के हवाले से खबर थी, सो कॉल्ड सूत्रों के हवाले से, कि मुझे पता था कि इजराइल करने वाला है। जब कतर ने इसका विरोध किया कि अमेरिका के हमने साथ दिया है उसके बावजूद हम पर अटैक होता है, तो फिर अगले दिन वाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता था। तो ये रवैया भी कहीं ना कहीं देखने लायक है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को पहले पता था या नहीं पता था। दूसरी बात, दोहा में एक तरफ ये बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री कह रही हैं कि गाज़ा का तो खाली करना पड़ेगा। अच्छा, एक दिलचस्प बात और है। नेतन्याहू से जब ये पूछा गया कि 57 मुल्क जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं दोहा में, तो उन्होंने इसे नाम दिया इमेंस हिपोक्रेसी, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये इन मुल्कों की हिपोक्रेसी दिखाता है। दिलचस्प बात ये है कि ट्रंप ने भी इसका ये बात, तो उन्होंने ये बताया कि पहले कहा कि मुझे मालूम था, फिर कहा नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से इसकी भर्त्सना की, निंदा की कि ये नहीं होना चाहिए था जो दोहा में हुआ। और उन्होंने एक प्रकार से ये वादा भी किया कतर को कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम इस बात से आपको मुतमईन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इमेंस हिपोक्रेसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इस्तेमाल कर लिया क्या? नहीं, उनका ये बयान तो खैर इनके लिए था। उन्होंने मैंने एक्स पे कहीं उनका एक बयान पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल के रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे हैं लेकिन कई बार कुछ काम हमें अकेले करने पड़ते हैं। ये उनका एक बयान है नेतन्याहू का जो उन्होंने इजरायली मीडिया को दिया है। तो ये दिखाता है कि इजराइल और अमेरिका गाज़ा को लेकर एक ही पेज पे है। जिस किसी को गलतफहमी हो कि कतर में जो अटैक होता है, हमने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था, जिसको ये गलतफहमी हो कि दोहा में जब अटैक हो रहा था अमेरिका को नहीं पता था, तो वो अपनी गलती कर रहा है। ये बात साफ है। हाँ। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मुस्लिम मुल्कों ने कहा है कि भाई हम गाज़ा में जो जिनोसाइड है वो बंद होना चाहिए और हम उसके लिए नाटो जैसा एक संगठन बनाएं।
नेटो नाटो जो भी आप उसका प्रोनाउंसिएशन करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें सवाल क्या है कि इनमें से जो आधे मुल्क हैं वो तो अमेरिका के अलाई हैं, खुल के कहते हैं, तो फिर ये नाटो वाली बात कहाँ से आ गई? वो मिस्र से आई, मिस्र से आई, लेकिन मिस्र भी तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, अल-सीसी जो उनके प्रेसिडेंट है, वो भी अमेरिकन। सबसे पहले तो वही जाके झुके थे। मुझे याद है कि जब ट्रंप अपना गाजा प्लान लेकर आए थे तो ट्रंप ने कहा था कि यहाँ के लोगों को क्या होगा, तो अल-सीसी को बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई थोड़े लोग आप रख लेना, तो वो मान भी गए, मिलने गए थे व्हाइट हाउस मान भी गए थे, उन्होंने कहा था कि हाँ हम कुछ इनको एग्जिट रूट दे देंगे। सवाल यही तो है कि देखिए समस्या क्या है, गाज़ा में जो भी बेगुनाह निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए कोई भी सीरियस नहीं है। पॉइंट ये है, जो मुस्लिम मुल्क हैं वो अपना एक ऐसा इत्तेहाद बनाना चाहते हैं कि हम नाटो जैसा बन जाएंगे, जो प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, क्या अमेरिका बनाने देगा? पाकिस्तान दूसरा, सारे हथियार तो अमेरिकन से हैं। तीसरी बात ये है कि अगर गाज़ा में जेनोसाइड रुकना है तो उसका तरीका ये है कि अमेरिका में सारे मुस्लिम मुल्क या तो अमेरिका जाए या अमेरिका के प्रेसिडेंट को बुलाएं कि जी आप आइए और ये ख़त्म कीजिए। नहीं, पाकिस्तान का भी रवैया जो है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि मुस्लिम उम्मा, ये शब्द इस्तेमाल पाकिस्तान ने फिर से किया कि हम एक एटॉमिक पावर देश होने के नाते मुस्लिम उम्मा की इस पहल में हम साथ खड़े हुए हैं। वो बयान, वो एटम बम जो है उसकी चाबी अमेरिका के पास है। नहीं, वो याद बार बार करते हैं कि हाँ, उनके पास वो ताकत हाँ ही है। वो और पाकिस्तान को कोई सीरियसली लेता ही नहीं। क्यों नहीं लेता? क्योंकि आपने सिर्फ एटम बम बनाया, बाकी आपने कुछ नहीं किया। सऊदी अरब बनाना अगर चाहे तो बना सकता है, पर उसने दूसरा रूट चुना, उसने अमेरिका का एक अलाई बनना स्वीकार किया। तो पाकिस्तान की तो बड़ी बड़ी फेंकने की आदत ही है कि भाई हम एटम बम है हमारे पास, हम एटमी ताकत हैं तो हम लीड करेंगे। पाकिस्तान तो काफ़ी समय से, काफ़ी अरसे से यही बात कहता रहा है कि जो पूरी मुस्लिम उम्मा है उसका सबसे बड़ा सरदार मैं हूँ। पाकिस्तान भी कहता है, ईरान भी कहता है, और तुर्की भी कहता है। तुर्की भी कहता है। तो ये और सऊदी अरब भी आई जाता है। तो ये चार मुल्क ऐसे हैं जिनमें आपस में लीडरशिप, मैं वही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें एकता नहीं है उस तरीके से किसी भी पॉइंट को लेके, तो फिर आप कितनी ही मीटिंग करें, कितनी बैठक करें, कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि गाज़ा पर अगर किसी मुल्क ने काम किया है, पूरी दुनिया का ध्यान भी खींचा है, दबाव भी बनाने की कोशिश की है, अमेरिका या इजराइल पे अगर दबाव पड़ा है, तो उस मुल्क का नाम है फ्रांस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये बातें बड़ी बड़ी करना कि हम मुस्लिम उम्मा हैं, हम बड़ा यकजहती दिखाते हैं गाज़ा के लिए, वो बातें ठीक हैं, वो जुमले सही हैं, लेकिन जो फ्रांस ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई है गाज़ा के लिए और उन लोगों के लिए, बेगुनाह लोगों के लिए जो इस लड़ाई में, जंग में फंसे हैं, किसी मुस्लिम मुल्क ने नहीं उठाई। और ये बात समझनी चाहिए सबको। फ्रांस एक सेकुलर कंट्री है, फ्रांस एक सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसने गाज़ा के लोगों के लिए पूरी दुनिया में दबाव बनाया, यूएन में एक प्रस्ताव भी लेके आए और सिक्योरिटी काउंसिल में भी वो प्रस्ताव गया जिस पे फ्रांस ने उसको लीड भी किया। ये बात अलग है कि वो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन नहीं बन पाई क्योंकि अमेरिका ने वीटो कर दिया था, बट आई थिंक इस दुनिया की सबसे बड़ा जो भी ये जंग चल रही है, जिसका एक घिनौना चेहरा ये है कि इसमें बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं, उसकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ फ्रांस ने ही अच्छे तरीके से उठाई है। अच्छा, मैं शॉर्ट में आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इमरजेंसी समिट जो बुलाया गया है, इसमें सब इकट्ठा हो जाते हैं, आर दे सीरियस? और अगर हैं तो फिर आगे क्या कर सकते हैं? मतलब उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वो नेटो छोड़कर, इस्लामिक नेटो छोड़कर, क्योंकि उसका अस्तित्व कुछ नज़र नहीं आता इतनी जल्दी। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि सऊदी अरब और कतर दोनों अमेरिका के दोस्त हैं, सहयोगी मुल्क हैं। तो कतर, सऊदी अरब और मिस्र, इन तीनों मुल्कों को अमेरिका के साथ जो अपने रिलेशन है उनका फ़ायदा उठाते हुए बातचीत करनी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए ताकि ये हल निकले। अब इसमें मेरा मानना ये भी है कि हमास को भी अब समझना चाहिए कि जो दोनों की जिद है, एक तरफ नेतन्याहू है, दूसरी तरफ हमास है,
भाई आप दोनों की जो जिद है लड़ाई जंग करने की, मासूम बेगुनाह उसके लिए वैसे आम आदमी मर रहा है, आम लोगों को अपना घर बार छोड़ के दूर जाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमास को भी पीस के लिए वो जो बंधक हैं अगर वो छोड़ दे वो भी एक बड़ी बात होगी। और दूसरी तरफ इज़राइल है, इज़राइल को भी अब अपना ये रवैया ख़त्म करना चाहिए। 2 साल हो गए जंग के हालात हैं, तो जंग ख़त्म होनी चाहिए। ये 57 मुल्क जो इकट्ठा हुए हैं, ये इजराइल के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर ना क्रिएट करते हुए अमेरिका के ऊपर क्या प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है। नहीं, ये एनर्जी सोर्स है ना, ये मुस्लिम मुल्क का एनर्जी नहीं, सोर्स है। नहीं। और ये थ्रू ट्रेड क्या अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करके और इजराइल को काबू में कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको भी गलतफहमी हो कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में कोई अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो सिर्फ ईरान हो सकता है, वो सिर्फ कुछ और मुल्क हो सकते हैं जहाँ पे लड़ाई है, यमन हो सकता है। बाकी मिडिल ईस्ट में जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ अमेरिका के दोस्ताना संबंध है। तो ये बात कहीं से नहीं आती। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने आज इस पर डिस्कशन किया है कि इतने मुल्क मुस्लिम मुल्क इकट्ठा हुए दोहा में, दोहा के ऊपर जो अटैक हुआ इज़राइल का, इज़राइल ने कह दिया कि जहां होंगे हमारे दुश्मन हम घुसकर मारेंगे, और हम इस बात पर बिल्कुल तय हमने करके रखा है। तो इस बात में कोई दो राय की बात है ही नहीं, और मुस्लिम मुल्क इसी से नाराज़ हैं, अब अरब वर्ल्ड भी इससे नाराज़ चल रहा है। आगे क्या हो सकता है इसकी हमने चर्चा की। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइएगा। ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। बहुत धन्यवाद।